हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फाइसेप्ट। और आज मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो तीनों ही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से सिखा देगा, समझा देगा। ठीक है, तो बड़े प्यार से देखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको ढंग से बता दिया जाए। और ये वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मली मतलब अनटच्ड रह जाते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले सवाल में देखेंगे आप तो थोड़ी अंग्रेजी का भी रोल है, वहाँ से समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। मैं जिस अंग्रेजी की बात कर रहा था वो यहीं पे। ठीक है, तो वो अंग्रेजी ये कह रहा है कि भाई साहब आपको वाई एक्सिस पे अगर आप चारों तरफ घूम जाए ना तो फील्ड में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, मतलब सिमेट्रिक है। बदलाव इन द सेंस कि भाई ये जैसे इधर है तो जिस तरह से फील्ड इधर बिहेव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ वैसा 3D में चल रहा होगा। यूं तो ये 3D में इस तरफ किसी भी तरफ आप चले जाओ यू विल गेट द सिमिलर पैटर्न, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न। तो इसको फोटो में यूं दिखाना पड़ेगा, तुम्हें फोटो में क्या करना पड़ेगा, यूं दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे आधा अधूरा फोटो दिया हुआ है लेकिन लाइंस पूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप यहां से देखो तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का जाएगा, इस तरह का, यूं, ऐसा। तो देखो यहां से जितने फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये इस तरह से होंगे। तो मेरे ख्याल से आप बातें समझ पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली किस तरह का है। ठीक है, तो अब हम यहां से अगर आगे बढ़े और एक एक चीज़ें बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करें। ये वाई एक्सिस है बेटा, और अगर हम यहां पे देखें तो फील्ड लाइंस यूं, तो ये बेसिकली 3D में है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन ने बड़े आराम से कहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो 10 वाली पोजीशन पे है ना, जब y इक्वल्स टू 10 पे है, ठीक है, तब वो इक्विलिब्रियम में रहता है। क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल स्टेज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 0 10। तो अगर मैंने उस चार्ज को q लिख दिया तो इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। तो देखो फील्ड लाइन ऊपर है तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बेटा q। अगर इस पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट है इसको a लिख देता हूं, ठीक है, तो ये a पॉइंट लिख दिया तो ये क्यू ए लिख सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब एक दूसरा फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिख दिया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। एंड वो जो चार्ज पार्टिकल है बेटे जी वो इक्विलिब्रियम में है, तो तुरंत आप लिखोगे ओ हो क्यू ई ए मस्ट बी इक्वल टू mg। कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिक्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये आपने मैकेनिक्स से यूज किया कि भी सिस्टम दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, if modulus of charge of the particle is changed gradually till it shift to another equilibrium position 0 0। मतलब अब यहां पे ले आए फिर वो इक्विलिब्रियम में है लेकिन चार्ज को बदलना पड़ा। चार्ज को बदलना पड़ा ये बहुत लाजमी था कि भाई जैसे नीचे आएंगे तो भाई क्यों, क्योंकि अब मैं समझा रहा हूं क्यों। देखो mg तो उतना ही रह गया बेटे, mg उतना ही रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन यहां पे इस पॉइंट को मैंने b एज्यूम कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड b ई बी लिख दिया तो q ई बी हो गया। बट स्टिल ये पार्टिकल यहां पे जाकर के फिर से इक्विलिब्रियम में, चार्ज बदल दी हमने। तो यहां पे चार्ज हमने q1 रखा था, यहां पे q2 रख देते। तो हम क्या लिखेंगे सर, q1 ई ए तो q2 ई बी शुड बी इक्वल टू mg। ऐसा तो लिख सकते हो आप, ये दो इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख दी आपने। अब आप देखो जरा सा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट लाइंस के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे बेस पे यहां पे बिल्कुल कम है, यहां पे फील्ड क्या है, सेपरेशन कम है। सेपरेशन कम होने का मतलब ये हो गया इंटेंसिटी ज़्यादा है। देखो यहां पे बहुत नज़दीक नज़दीक वो लाइंस हैं और जैसे यहां गया तो वो दूर दूर हो गई भाई। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि दैट ई ए इज लेस देन ई बी। इट मीन्स कि भाई Q1 जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा Q2 से, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि mg को बराबर कर रहा है। ठीक है, तो E छोटा है, E छोटा है मतलब क्यू ए शुड बी ग्रेटर देन Q2। यहां तक बातें समझ आ गई, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो इन दो इक्वेशन से हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि हमारे पास एक रिलेशन, स्ट्रेट रिलेशन आ गया, Q1 ई ए इक्वल्स टू Q2 ई बी। देयर इज नो प्रॉब्लम।
ये हमने लिख दिया भाई। अब अगर हम लोग बात करें अब क्या करें, तो अब आपको पता होगा कि भाई हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें, मतलब फील्ड लाइंस की डेंसिटी, तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और हम कह सकते हैं कि दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, एन को हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिख दिया एक गिवन एरिया पे। तो जैसे मान लो बेस पे कुछ एरिया हो गया बेटा, बेस पे हमारे पास एरिया ए गिवन है, तो अगर बेस पे एरिया ए गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इस एरिया को अगर हम एरिया से इस लाइंस नंबर ऑफ लाइंस को डिवाइड कर दें तो हमने एन अपॉन ए वन लिख देना है। यहाँ तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो बड़े आराम से लिख सकते हैं भाई कि Q1 EA इक्वल्स टू, तो अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहे तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, अच्छा Q1/Q2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो Q1/Q2 शुड बी इक्वल टू EB अपॉन EA, बिल्कुल लिख सकते। अब देखो नंबर ऑफ लाइंस दोनों जगह बराबर हैं क्या, अगर आप देखें बड़े आराम से देखें तो देखो जितने लाइंस यहां से निकले हैं उतने लाइंस ऊपर तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखिए फोटो देखिए ढंग से देखिए, तो जितनी लाइंस यहां से निकली हैं वो ऊपर तक पहुंची हैं, लेकिन ऊपर एरिया बढ़ गया है। अब ये 3D में मतलब ये चारों तरफ राउंड करके है, तो अगर यहां पे देखे गौर से देखे तो ये 5 है, मतलब रेडियस 5 हो गया। तो मतलब यहां पे एरिया पाई इंटू 5 स्क्वेयर लिख सकते। और ऊपर अगर देखें तो ये लेंथ 15 हो गया, मतलब एरिया को पाई इंटू 15 स्क्वेयर लिख सकते। और दोनों जगह इस पार्ट पे एरिया नंबर ऑफ लाइंस और इस पार्ट पे नंबर ऑफ लाइंस एग्जैक्टली बराबर है। तो क्या ई बी अपॉन ई ए को सीधे तौर पे, ई बी देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाला एरिया पाई इंटू 15 का स्क्वेयर अपॉन पाई इंटू 5 का स्क्वेयर लिख सकते हैं क्या। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बड़े आराम से प्यार से ये लिख सकते हैं। और अगर आपने ये लिख दिया तो देखो Q1 इक्वल्स टू Q2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 आ गया सर। यहां तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो Q2 कितना आ गया, Q2 इज सिंपली Q1/9। तो आपसे क्या पूछा गया है, एस्टिमेट फ्रैक्शनल चेंज इन द चार्ज मॉड्यूलस। फ्रैक्शनल चेंज इन द चार्ज मॉड्यूलस, तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय इनिशियल चार्ज। तो चेंज इन चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं बेटे जी, Q1 माइनस, ठीक है देखो Q1 माइनस Q1/9 अपॉन इनिशियल चार्ज विच वॉज Q1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8/9 आ गया, डी आंसर था। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी जितने भी पॉइंट्स थे आपको बड़े आराम से समझ आ गया। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या करना था, देखो इस बेस पे अगर हम देखेंगे तो बेस पे क्या था बेटा कि भाई जितना नंबर ऑफ लाइंस था उतना ही नंबर ऑफ लाइंस ऊपर भी निकला। ठीक है, एरिया डिफरेंट था, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फ्लक्स इंटेंसिटी। आप कह सकते हो कि जो लाइंस डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, बट इससे क्या है फंडे आपके बड़े क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है सर। अब इस फील्ड लाइन पे दिखाया हुआ और आपसे पूछा गया इन द फिगर a line of electric field created by 2 point charges Q1 and Q2 is shown. If it is known that Q1 is 1 microcoulomb, this Q1 is given, it is 1 microcoulomb. The charge Q2 is closest to. अब आप देखो कि भाई फील्ड लाइंस बताता क्या है, फील्ड लाइंस बताता है उस किसी भी पॉइंट पे अगर हम फील्ड लाइंस पे जाएं और एक टेंजेंट खींच दे, it will give us the direction of electric field intensity at that particular point. अब तुम्हें अपना भेजा लगाना होगा, थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि इसमें किसी एक पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पक्के तौर पे होगा। तो थोड़ा बढ़ते जाओ, यू विल फाइंड कि भाई साहब यहाँ पे फील्ड लाइन इधर हो गया,
यहां पे फील्ड लाइन एक्स एक्सिस पे की तरफ हो गया, मतलब ये हुआ कि यहां पे नेट फील्ड एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये कि नेट फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। तो अब अगर मैं यहां से ऐसा खींच दूं और यहां से ऐसा खींच दूं, देखना ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अगर हमने P लिख दिया तो P पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए वाई एक्सिस पे। तो अब अगर मैंने एक की वजह से, अब Q1 की वजह से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि Q1 की वजह से हमने फील्ड E1 लिख दिया, ठीक है, और Q2 की वजह से, देखो यहां तक बातें बिल्कुल समझ आ रही है, कहीं से कोई परेशानी है नहीं। तो अब देखो Q2 को पक्के तौर पे नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि Q2 की वजह से फील्ड इस तरफ हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि वाई एक्सिस पे नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो वाई एक्सिस पे नेट फील्ड जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट। तो अगर मैंने बेटा θ1 लिख दिया, तो देखो यहां से अगर देखोगे तो ये देखो लिख सकते क्या, तो यहां से अगर देखोगे θ1 आ गया, और यहीं से मैं लिख दूं कि इसको θ2 लिख दूं। तो अब देखो सर, इस पॉइंट पे अगर इसको मैं E2 लिख देता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, E1 sin θ1। देखो फील्ड यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गया, इट मींस कि EY मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और EY अगर जीरो है तो हमें करना होगा E1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू E2 sin θ2। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां तक बातें बिल्कुल साफ हो गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अब बड़े आराम से देख सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैसी इन्फॉर्मेशन सर, तो अब अगर आप यहां से देखोगे सर, तो देखो यहां से चेक करो, थोड़ा सा देख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। अगर हम देखें कि अगर हम एक इसको 1 यूनिट एज्यूम कर रही, तो देखो ये 2 और 1 2 3 4, तो ये 2 है, ये 4 है, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया जी। तो बड़े आराम से ये डिस्टेंस सब पता चल जा रहा है, सब कुछ गिवन है। तो अब देखो अगर मैं इसको, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको x1 लिख दिया हमने और इसको x2 लिख दिया सर, तो E1 के लिए कोई पंगा नहीं है, सीधे सीधे Q1, ठीक है, k Q1 अपॉन x1 स्क्वेयर इंटू साइन θ1 मस्ट बी इक्वल टू E2, मतलब k Q2 अपॉन x2 स्क्वेयर इंटू साइन θ2 लिख सकते हैं क्या। यहां तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी परेशानी होनी चाहिए। अब सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो बड़े आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे x निकाल सकते हैं, x लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, √16 प्लस 4 20 लिख सकते। और ये कितना हो जाएगा, ये 8 है ना, तो 64 प्लस 16 80 √80। तो हो गया सर k Q1 अपॉन 20, ठीक है। साइन θ1 हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 4/√20, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू k Q2, k तो कैंसिल होना, तो चलो कोई नहीं, x2 स्क्वेयर इट इज सिंपली 80 इंटू साइन θ2 4/√80 लिख सकते हो। अब यहां से Q2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये होगा -8 माइक्रोकूलम। माइनस क्यों आया पता लगा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है, ग्रेट। अब आ जाइए ये तीसरा सवाल, ये बहुत दिल के करीब सवाल है सर। इसमें ज़्यादातर लोग इसको सही कह देते हैं, बट ये एकदम से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो अगर मैं एक क्लोज्ड लूप बना दूं तो इसके लूप में टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। अब देखो सर, ये इस वर्टिकल लाइन पे वर्क डन 0 आएगा, इस वर्टिकल लाइन पे वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन बेटा अगर मैं इधर चलूंगा तो वर्क डन पॉजिटिव में, और इधर आऊंगा तो वर्क डन नेगेटिव में, बट मैग्नीट्यूड जो होगा W2 का वो ग्रेटर देन W1 होगा। वाई, बिकॉज यहां हायर डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 के लिए वुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बात समझ आ रही है कि भाई यहां से इधर चलोगे, अगर x वर्क डन हुआ तो यहां पे आके ग्रेटर देन x होगा, माइनस में आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो इस लूप में नॉन जीरो वर्क डन आ रहा है, नॉन जीरो वर्क डन आ रहा है, जो कि इस कंजर्वेटिव नेचर के खिलाफ है। कंजर्वेटिव नेचर ये कहता है कि क्लोज लूप में हम कैसे भी चलें तो वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है। मेरी बात समझ आ गई, ग्रेट। अब अगर इस पॉइंट पे पहुंचे, सर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर है
तो बाहर वाले सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। और हमेशा ख्याल रखेंगे अगर ये कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये जो फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अंदर भी जब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली ये यूं मतलब सरफेस पे जब भी हिट कर रहा है ये वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया सर। अगर यहां पे देखें, यहां पे ये दो बातों का ख्याल रखा है, लेकिन जितना चार्ज यहां पे एग्जैक्टली उतना चार्ज आउटर सरफेस पे हो जाएगा, तो जितने फील्ड लाइंस अंदर दिख रहे थे उतने फील्ड लाइंस बाहर भी होने चाहिए। तो इस वजह से ये रॉन्ग है। तो आंसर में ये तीनों इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट है। यहां पे अगर दो अनइक्वल चार्जेस हैं तो जो नल पॉइंट है वो एग्जैक्टली बीच में ना आकर के किधर हो जाएगा, तो उस तरफ जो हायर चार्ज है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो चार्ज यहां से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है वो दिख रहा है, बाकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं क्योंकि ये फील्ड लाइंस जो है दोनों पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो है ओरिजिनेट हुआ है। तो आई होप आप सभी ने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, सीखा होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी अच्छे सवाल हैं, चाहे वो AITS के हों चाहे पाथफाइंडर के हों, मैं आपके साथ लेके आऊँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को टारगेट करके। हवाबाजी नहीं कि भी इतने सवाल ये कर लिए, इतने सवाल वो कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके सामने लिखा होगा कि हम इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है।